नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान जिला जींद भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह ढुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आपको ढेरों शुभकामनाएं इस नव नियुक्त आपके अध्यक्ष के पद को सुशोभित करने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी आपकी आवाज़ है इसी तरीके से आपके जो हैं दर्शक हैं, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू। दर्शकों, ऐसे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हम कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति के कंधों पर एक वाक्य है मरा हुआ सांप गले में पड़ना, वो स्थिति कुछ वर्तमान में बीजेपी की जब सत्ता लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटें हार दी हरियाणा प्रदेश से, उस स्थिति में जब नवनियुक्त जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह ढुल जी हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे तेजेंद्र जी, किस प्रकार से आप इसको चुनौती के रूप में ले रहे हैं। निश्चित तौर पर 50% जो लोकसभा की सीटें हार के रूप में आपको मिली हैं, जो हारा हुआ एरिया है उसको किस प्रकार से आप जीत में परिवर्तित कर पाएंगे। जी एडवोकेट साहब। जी देखिए, जब दुल्हन डोली के साथ पिया के घर जाती है ना, एक पिया मिलन की खुशी भी होती है और परिवार से जुदाई भी होती है। भारतीय जनता पार्टी में ये जिस तरीके से आपने बताया पद, ये जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारी के साथ साथ अगर मैं कहूँ तो मुझे बड़ी चुनौती भी मिली है, क्योंकि जींद जैसा एक ज़िला जो कि राजनीति का गढ़ रहा है, चौधरी बंसीलाल के समय से आप देखें, चौधरी देवीलाल जी के समय से देखें, मंगल सेन जी के समय से देखें, हर वक्त अगर कोई यहाँ रैली होती थी तो वो जींद के अंदर होती थी, क्योंकि आसपास की परिधि में अगर आप मान के चलें तो जींद का बड़ा प्रभाव रहता है। ये प्रथा बड़ी प्रचलित है कि जहाँ जींद जाएगा ना वो सत्ता की तरफ जाता है। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि जींद के बीच में ये मुझे चुनौती मिलना, मैं इस चुनौती पे शायद भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौती है ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और हमारी सारी जनता को खुश करने की चुनौती, उसमें मैं शायद खरा उतर पाऊँ। मैं इसके लिए हर वक्त मेहनत करता रहूँगा। सर, हमने आपका पदभार ग्रहण कार्यक्रम भी नज़दीक से देखा, जिस प्रकार का उत्साह था लोगों में, एक नया जोश, एक युवा को जब अपने बीच जिला अध्यक्ष की दौड़ में और उस पद पर देख रहे थे, आपने एक वाक्य वहाँ कहा था कि मुझे हर व्यक्ति की आंखों में एक नूर नज़र आता है। तो क्या वो नूर जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह ढुल जी को नजर आया? क्या उस नूर से ही आप इस जींद 5 सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जींद जिला की अगर मैं बात करूं तो मैं 44 साल की उम्र में अध्यक्ष बनने वाला पहला व्यक्ति हूं। आप अच्छी तरीके से इस फैक्ट को देखिएगा। इस उम्र में मेरे पास इतनी बड़ी चुनौती पार्टी ने दी है, और जो जहाँ तक आपने बात की नूर की, तो आप लोगों ने भी वहाँ देखा होगा हर व्यक्ति 4 घंटे वहाँ बैठा रहा जी। 9:30 से लेके 1:30 पौने 2 बजे तक मेरा कार्यक्रम वहाँ चला। पिन ड्रॉप साइलेंस था जी। आंखों के अंदर एक खुशी थी, चमक थी, बदलाव की लहर थी। वो व्यक्ति चाहते थे कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा। तो मैं उन सारे व्यक्तियों की और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पे विश्वास जताया है, उन सारी चीज़ों को पूरा करने का हर मेरे तन मन से कोशिश करूँगा। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप पेशे से एडवोकेट रहे हैं और अगर मैं आपके इतिहास की बात करूँ, जिस प्रकार की संघ की पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको अब कोर्ट ने भी मान्यता ये दे दी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी भी उस संघ की भूमिका में जा सकता है, वो समाज सेवी संघ के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है। आप बतौर बाल स्वयंसेवक रहे संघ में, आपका प्रवेश रहा, उसके बाद आपने प्रथम वर्ष किया, अनेकों प्रकोष्ठ के आप पदों पर सुशोभित रहे संघ के। उसके अलावा हम जानना चाहते हैं तेजेंद्र जी, आपकी उस यात्रा को, क्योंकि जब हम आपका उस पद ग्रहण कार्यक्रम को देख रहे थे, आपने एक वाक्य कहा कि मैं कभी इस बीजेपी कार्यालय के अंतिम थंब के पास बैठता था, अंतिम पोल के पास बैठता था, अंतिम की पंक्तियों में बैठता था, और खुद आपको नहीं पता था कि कभी आप उस
अध्यक्ष जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे, उस यात्रा को दर्शकों तक साझा करें। हो सकता है आपकी यात्रा किसी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का काम करे। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से हमारी ये यात्रा शुरू होती है। दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ चलती चलती मुरली मनोहर जोशी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी और वर्तमान में हमारे पूज्य माननीय प्रधानमंत्री जी, इन सभी लोगों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है। ये लोग जो है ना, देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक तीसरी आंख होती है जी। ये आपको किसी कैडर में नहीं मिलेगी, तीसरी आंख जी। हर कार्यकर्ता पे ये नज़र रखती है कि कौन कार्यकर्ता समर्पित भाव से पार्टी का काम करता है। और समर्पण का ही, मैं जहाँ तक मानता हूँ, मुझे समर्पण का ही ये परिणाम मिला है। अदरवाइज मेरे से तो पैसे में भी ज़्यादा लोग थे यहाँ, और मेरे साथ जो फ्रेम में थे वो लोग जो है अपने अलग अलग विषय से अलग अलग दौड़ धूप किए हुए थे। लेकिन पार्टी का जो विश्वास है एक ऐसे व्यक्ति पे जताना कि जो पार्टी के प्रति समर्पित है, ये मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा। और दूसरा, आपने पूछा कि अंतिम खम्भ के पास, वो एक बड़ा रोचक सा किस्सा है, मैं आपके साथ शेयर करूं। जब भजनलाल जी बने राजस्थान से मुख्यमंत्री, तो मैंने भी विचार किया, यार पार्टी जो है ना बड़ा पीछे से निकाल के लाती है व्यक्ति को, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहिए। पता नहीं ठीक है गलत है, मैंने पीछे बैठना शुरू कर दिया ऑटोमेटिकली। नहीं तो लोग एक्चुअल में क्या करते थे, जो हमारी अगली पंक्ति की कुर्सियों के लिए होती है, अगली पंक्ति की कुर्सियों के लिए थी। तो मैं, आप पार्टी ऑफिस जाएंगे तो राइट साइड में खम्भ है, उसके पास आके आराम से बैठ जाता। वहाँ जो है बड़ा आराम सा स्वभाव भी होता था, छीड़ भी होती थी, आराम से बातें सुनते थे। तो कुछ व्यक्ति आते, बोला प्रधान जी यहाँ क्यों बैठे हो? मैं कहा यार पार्टी जो है ना यूँ कहते हैं कि पीछे से उठाती है, मैं हो सकता है नंबर आ जाए, लॉटरी लग जाए। तो भगवान की ऐसी हुई, और करम कहेंगे और आशीर्वाद कहेंगे पार्टी के बड़े नेताओं का, तो मेरे को उसी खंभे के पास से उठा लिया। तो ये वाला वो वाकया था जो मैंने वहाँ शेयर किया था। तेजेंद्र जी, आप एडवोकेट भी रहे हैं, जहां लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए आप न्याय के मंदिर में, आप जब लोगों की तारीखों पे तारीख और उन चीज़ों को आपने नज़दीक से देखा है, किस प्रकार लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, वो प्रक्रिया आपको सारी चीज़ें पता है कि न्याय कहाँ बाधा, कौन व्यक्ति उस न्याय के रूप में बाधा है और क्या उसका समाधान हो सकता है। उसके अलावा आपके पास PPP का भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, एक ड्रीम प्रोजेक्ट, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक स्वप्न था, उसके आप जिला जींद के भी प्रभारी रहे। निश्चित तौर पर फैमिली आईडी ने बड़ा परेशान किया प्रदेश की, जींद की जनता को, आम जनमानस को, मुझे भी। ये एक विषय ऐसा था, इस विषय पर क्या आपको नज़र आता है, किस स्तर पर कमी रही? क्या अधिकारी हमारे कंट्रोल के नहीं रहे? क्या हमने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, या हमने कोई विदेश की कोई नीति फौरी तौर पर जल्दबाजी में उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया? थोड़ा साझा करते चले, क्या वो उपलब्धि रही और क्या वो खामियां रही? देखिए, व्यक्ति दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट के व्यक्ति वो होते हैं जो चीज़ चल रही है उसको चलने देते हैं। जैसे आप कांग्रेसी कल्चर देखेंगे या इनेलो का कल्चर देखेंगे, वो एक ऐसे फिक्स्ड माइंडसेट के व्यक्ति थे जो ढर्रा चल रहा है उसी पे वो चलते रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स जिसको हम बोल सकते हैं जी। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, उसको बाल्यकाल से ही इस प्रकार की ट्रेनिंग मिलती है कि वो ग्रोथ माइंडसेट का काम करता है, ग्रोथ चाहता है। और ग्रोथ में अगर आप नए नए प्रयोग नहीं करेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, चेंज इज स्केरी, डरावना है, लेकिन चेंज से आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रोथ का रास्ता चेंज से होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ चेंज करने का प्रयास किया, और उसी प्रयास की बदौलत आप ये मान के चले, उन्होंने एक लाइन खींची यहाँ की, 180 तक जो व्यक्ति की जिसकी इनकम है उसको ये बेनिफिट अलग अलग मिलेंगे। अब
हम कहीं ना कहीं जाति धर्म संप्रदाय इनमें अलग अलग विषय में बटे रहते हैं। ये कितनी बड़ी बात थी, कोई जाति की बात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, कोई संप्रदाय की बात नहीं, बस जिस व्यक्ति की इतनी इनकम है ना वो व्यक्ति आओ और सरकारी योजनाओं का बेनिफिट लो, कहीं कोई गलत नहीं थी। लेकिन मैं शायद ये मानता हूँ कि इसके एग्जीक्यूशन में कुछ 19-21 कमियाँ रही हैं जी। एग्जीक्यूशन काम होता है अधिकारियों का जी, ठीक है, ये सरकार का काम नहीं होता, सरकार पॉलिसी बनाती है, एग्जीक्यूशन तो अधिकारियों को करना होता है। अब कई लोग कह देते हैं कि जी आप अधिकारी तो आपके, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आपका एक बेटा है, आप उस बेटे को सुबह 5 बजे उठाना चाहते हैं जी, प्रयास करके उठाते हैं मेहनत करते हैं, 1-2 दिन वो उठता है जी। लेकिन उसका मन नहीं होता, आप उसको थप्पड़ मार लो, उसको डंडे मार लो, उसको अपने भविष्य की चिंता दिखा लो, वो फिर 7 बजे उठता है जी। इसी तरीके से अधिकारियों का काम है। सरकार भी एकदम इनको ऐसा तो नहीं कर सकती कि जेल में डाल दे जी। इनको भी अपनी गुडविल से समाज को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, देश को ध्यान में रखते हुए अपने स्वभाव से काम करना होता है। कहीं ना कहीं इस जो ये सारी दिक्कत अभी हमें फेस करनी पड़ रही है, इसके पीछे असली कारण जो मैंने बताया वो आपको ये है कि प्रॉपर रूप से इसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई। अगर इसकी बेटर एग्जीक्यूशन होती तो ये परिणाम इस प्रकार का नहीं होता जो अब चल रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अगले आने वाले समय में बहुत जल्द इसके आपको बड़े सार्थक और सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। जी तेजेंद्र जी, क्या आपको नज़र आता है कितना आप डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, कितना एंटी इनकम्बेंसी से आप फाइट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय है और परिणाम बहुत अधिक देने का मन है, आपका खुद का मन भी है और पार्टी भी इसी मन के निमित्त ही आपको इस नियुक्ति आपको दी है। किस प्रकार से जनता के मन की बात, अभी तक हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी, जनता भी चाहती है कि उनके मन की बात कोई सुने और जनता को उम्मीद है कि भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र जी ढुल निश्चित तौर पर उनके मन की बात सुनने वाले हैं। जी देखिए, हमें ना बाल्यकाल से यही सिखाया जाता है, हाउ टू बिहेव। और जितना अच्छा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, संस्कारित कार्यकर्ता समाज में जाके अपनी भूमिका निभा सकता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई किसी प्रकार का और संगठन होगा जहां आप इस तरीके का काम सीख सकते हैं। मैं राजनीति की दृष्टि की बात यहाँ आपसे करता हूँ और राजनीति में चलते चलते अगर आप इसी तरीके से चर्चा करेंगे ना तो मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है जी। और आपके पास समझने के लिए बहुत कुछ है। निश्चित तौर पर जनता को फायदा होना है, इस चीज़ जनता को फ़ायदा होना। लेकिन जहाँ तक समाज में जाके चुनौतियों की बात है ना, मेरे को अभी गेम खेलना है 2020 का। क्या बात है? मेरे पास ना 50 ओवर है, ना मेरे पास जो है टेस्ट मैच का समय, 5 दिन का समय नहीं है जी। तो 2020 के इस गेम में भारतीय जनता पार्टी का खिलाड़ी हूँ, अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, आप बेनिश्चिंत रहिए। दिन रात मैंने मेरी गाड़ी के अंदर मेरा बिस्तर रखवा लिया है। क्या बात है? जहाँ भी रात को प्रवास होगा वहाँ रुकूंगा। और ये आप देखिए मेरे चने हैं और मेरा पीने का सामान है, दोपहर को मैं यही लेता हूँ, मुझे रोटी की ज़रूरत नहीं। पार्टी के लिए 24 घंटे काम करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है भगवान जी भी मेरे काम को देखते हुए, हमारे कार्यकर्ताओं के काम को देखते हुए हमें निश्चित रूप से परिणाम बहुत सुखद देंगे। तेजेंद्र जी, जब हम राजनीति शब्द की बात करते हैं, मैं भी राजनीतिक विशेषज्ञों से चर्चा कर रहा था, मैंने पूछा सर कि राजनीति शब्द के मायने क्या है, तो राजनीतिक विशेषज्ञ ने बताया राजनीति शब्द का मायने है समस्याओं के समाधान की कुंजी। तो बतौर तेजेंद्र ढुल जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला जींद, आपकी नज़र में राजनीतिक शब्द के मायने क्या है, क्योंकि आपके इस जवाब में ही संगठन की मजबूती और सुखद परिणाम के आसार नजर आएंगे। देखिए, राजनीति का जो शब्द है ना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग परिभाषित होता है जी। अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता से, कांग्रेस के नेता से पूछेंगे तो राजनीति का अर्थ है उनके लिए भ्रष्टाचार और पैसे कमाना है जी। भ्रष्टाचार करिए, पैसे कमाइए, अपने साथियों को के लिए टेंडर छुटवाइए, उनको नौकरियां दीजिए पैसे लेके, ये उनका राजनीति का अर्थ है। अगर इनेलो के पार्टी के हिसाब से देखें, जेजेपी से देखें, वही भी इस कल्चर के व्यक्ति हैं।
लेकिन अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, पार्टी विद द डिफरेंस, इस पार्टी को ऐसे नहीं कहा जाता। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से चलिए और दीनदयाल उपाध्याय जी से होते हुए हमारी यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के आके यहाँ रुकती है, लेकिन आप इन सभी व्यक्तियों में कॉमन पाएंगे, ये ना ज़मीन पे लेटने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, चना खा के गुजारा करने वाले व्यक्ति, सैनिक के रूप में। ये तो ऐसे व्यक्ति हैं, इन्हें अपने लिए कुछ नहीं जोड़ने की ज़रूरत है। जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े लेवल के अधिकारी हैं, आप उनका जीवन एक बार चरित्र देखेंगे ना, आपको देखिए कुछ व्यक्ति होते हैं अंदर घुसते हैं, लेकिन जो हमारे प्रमुख स्ट्रीमलाइन के व्यक्ति हैं उनका जीवन चरित्र आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो संघर्ष से निकल के आज इस ताज पे बैठे हैं। संघर्ष हमारी कुंजी है, और यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीखता है बाल्यकाल से। अगर वो सही कार्य करता है तो उसको संघर्ष करना पड़ता है। मेरे लिए राजनीति का अर्थ जो है समाज की सेवा है, लोगों के सुख दुख में उनके काम आना है, और जितना भी मैं अपने जीवन से उनको सुख दे पाऊंगा, अपने प्रयास से उनको सुख दे पाऊंगा, वही मेरा राजनीति का अर्थ है। देखिए राजनीति में अगर आप राजनीति शब्द की बात करें ना, आचार्य चाणक्य ने तो राजनीति की अलग अलग परिभाषित किया, श्याम दाम दंड भेद, ये तो आचार्य चाणक्य के शब्द है, वो आज भी सत्यता के काफ़ी नज़दीक है। लेकिन इसमें अगर आप समाज सेवा को और राष्ट्र सेवा को और धर्म सेवा को जोड़ देते हैं तो ये हमारी बीजेपी की एक रणनीति तैयार हो जाती है कि हमें राजनीति किस पहलू से करनी होती है। मैं तेजिंदर जी पूछना चाहता हूँ, आपने कार्यकर्ताओं की बात की, निश्चित तौर पर जो संघ की पृष्ठभूमि से आने वाला कार्यकर्ता है उसने कोई लोभ लालच से कभी संघ में प्रवेश भी नहीं किया, उसके बाद भी कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रही, उसके बाद भी जब हम नज़दीक से देखते हैं जो राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर के कुछ नेता हैं उनकी सोच नेक नियति की सोच है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आती है कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आता है। नीचे के पदाधिकारियों के स्तर पर जब हम सीएम विंडो की बात करते हैं, बहुत अच्छा एक प्रयास था, उसको हमने न्याय द्वार भी कर सकते थे, लेकिन चलिए सीएम विंडो है, अच्छा है, उसके लिए ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर निर्धारित कर दिए हर जिले में, लेकिन वो निर्धारित मेंबर जब ग्रीवेंस को किसी की लगने ही नहीं देंगे ग्रीवेंस में, तो न्याय कैसे मिलेगा? वो कार्यकर्ता जो बेस कैडर का कार्यकर्ता है जिसने अपने खून पसीने से पार्टी को, संगठन को अपने त्याग भावना से प्रफुल्लित किया है और उसको वो न्याय की दर दर के लिए ठोकरें खा रहा है, उसको न्याय में बाधा, उसके जो जिनको नए नए व्यक्ति जुड़े और वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के पदाधिकारी हैं, वो चाहे अध्यक्ष हैं, चाहे वो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं या कोई पॉलिटिशियन है, बड़ा एक दुखद विषय जब नजर आता है कि एक ईमानदार और सच्चे व्यक्ति को उसको प्रताड़ित कर दिया जाता है, राजनीति के उसके कटघरे में कर दिया जाता है, तो आम कार्यकर्ता का मन महसूस जाता है, अंदर से वो टूट जाता है। और यदि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ये जो बीजेपी की सोनीपत लोकसभा की हार का कारण भी बीजेपी के जो डेड सपोर्टर कार्यकर्ता थे उनकी अनसुनी होने की वजह का परिणाम ये नजर आता है, ऐसा नहीं कि किसी पार्टी की लहर थी। देखिए काफ़ी ठीक बात है जो आपने कही। मैं आपकी पहली बात से एक बार शुरू करना चाहूँगा। आपने बताया सीएम विंडो वाला विषय आपने लिया था। देखिए सीएम विंडो का भी जो विषय मैंने आपसे चर्चा की थी ना, पीपीपी वाला, इसी प्रकार का हमारा एक कॉन्सेप्ट था, हमारा एक प्रयास है और काफ़ी सार्थक प्रयास है। लेकिन मैंने आपको बताया इसकी भी एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी किसकी है? कर्मचारी और अधिकारी। अब किसी व्यक्ति की भावना कोई काम करने की नहीं है तो आप उसको डंडे के साथ कितने दिन तक आप लोग चलाओगे? असंभव है ये चीज़। यही मैं दोबारा कहता हूँ कि जहाँ ऐसे व्यक्ति थे जो समाज सेवा करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों ने तो, उन अधिकारियों ने तो इस काम को बड़े प्रफुल्लित तरीके से किया। क्योंकि आप कई अधिकारियों के नाम मेरे पास है, मैं यहाँ नहीं लेना चाहता, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित भी किया क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा काम करके दिया है इसमें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उनको जो है इस काम को रोकना था, अड़ंगे अड़ाने थे, इसलिए इस काम में दिक्कत आई हुई है। और जहाँ तक आप बात करें इसमें लगने नहीं देते, कुछ ये शिकायतें हमारे पास आई थी और उसका संज्ञान लेके हमारे बड़े नेताओं ने उस काम को अभी दुरुस्ती पे ला दिया है। वो चीज़ अब आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। कि बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में जो हार है, बीजेपी के डेड सपोर्टर पीछे हटने की वजह से हार है, ना कि किसी पार्टी की लहर या बदलाव की वजह से हार है।
कई बार ना राजनीति में समीकरण बनते हैं जी। राजनीति टोटली जो है ना समीकरणों का गेम है। अगर मैं आपको हरियाणा के इतिहास की बात करूं, पीछे और कहीं ना जाऊं, तो छत्रपाल जी ने चौधरी देवीलाल जी को हरा दिया, और जब वो हराया तो उनका कितना बड़ा कद था जी। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। राजनीति समीकरणों का गेम है। सोनीपत लोकसभा के समीकरण जो है चलते चलते इस प्रकार बने कि उसमें हमें हार का सामना करना पड़ा जी। हमारे कैंडिडेट के अंदर कोई कमी नहीं थी। अब मैं आपको बात बताऊं हमारे कैंडिडेट की। जब देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का चुनाव होता है उससे पहले रूमर्स चलने लग जाते हैं, निश्चित तौर पर अलग अलग व्यक्तियों के नाम चले कि भाई इस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी। एक व्यक्ति का नाम चला तो रूमर्स फैली, ना यार इससे बात नहीं बनेगी, ये तो हार जाएगा। दूसरे व्यक्ति का नाम चला, ना बात नहीं बनेगी। फिर जब माननीय मोहनलाल जी का नाम आया ना, तो एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता ये नहीं कहता था कि माननीय मोहनलाल जी सीट को लूज करेंगे। वो तो केवल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष महत्ता क्या है, यहाँ व्यक्ति जो है, व्यक्तिवाद तो है ही नहीं, टिकट का महत्व नहीं था। हमने तो कमल के फूल के लिए प्रयास करना था। माननीय मोहनलाल जी ने बड़ा सार्थक चुनाव लड़ा, पॉजिटिव चुनाव लड़ा, जिस तरीके से एक अच्छा रणनीतिकार चुनाव लड़ता है इस तरीके से चुनाव लड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक समीकरण हमारे ऐसे बने कि जिसकी वजह से हमने यहाँ लूज किया। मैं इसमें एक प्राचीन उदाहरण देना चाहूँगा आपको। जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को हराया था जी, ठीक है, आपको याद होगा 2 युद्धों में हराया उनको। लेकिन उसके बाद पृथ्वीराज जी थोड़े से रिलैक्स हो गए, उसको अपनी तैयारी का जो है टाइम मिल गया जी। और टाइम मिलने के बाद उसने कितनी ब्रुटलिटी के साथ जो है हमारे पूर्वज को वहाँ ले जाके गजनी में, और उसके बाद उनकी जो है हत्या की जी। तो मेरा कहने की बात क्या है, कई बार समीकरण होते हैं जी। कई बार तो मछलियाँ जो है ना जल में, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको खा जाते हैं। क्या बात? और जब पानी सूख जाता है ना, वही कीड़े मकोड़े मछली को खा जाते हैं जी। ये समय परिवर्तनशील है। हम समीकरणों की वजह से हमने चुनाव लड़ा, न कि हमारे नेता की कमी की वजह से, हमारी पॉलिसी की कमी की वजह से, या हमारे कार्यकर्ता के घर बैठने की वजह से। हमारा कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ है और 24 घंटे हमारा कार्यकर्ता हमारे बूथों पर रहता है जी। मेरा वो जादू की छड़ी बता दीजिए कि तेजेंद्र जी ढुल जी के पास ऐसी वो जादू की छड़ी क्या है जिसके बेस पर जींद जिले से 5 की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी की झोली में डालने जा रहे हैं, और तीसरी बार बीजेपी की सरकार लाने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। गाड़ी में मैंने मेरा बिस्तर रख लिया है, मेरे चने रख लिए हैं। क्या बात? ये दोनों चीज़ों के साथ मैं प्रवास करूंगा और 5 की 5 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं से पर्सनली मिलूंगा, और वहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में हम अपनी जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार ने जो पॉजिटिव काम किए हैं, उनको लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 महीने में आपको इस बात का बड़ा सुखद समाचार मिलेगा कि हमने 5 की 5 सीटें यहाँ जीत ली। मेरा अंतिम, क्योंकि मैं जब आपसे चर्चा करूं मन भर नहीं रहा है बात करते करते, क्योंकि इतनी वास्तविक जो मूल्यवान चर्चा हो रही है, वास्तव में इससे किसी ना किसी को फायदा होने जा रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं तेजेंद्र ढुल जी से, किस प्रकार से आम जनता के जो रूटीन में होने वाले काम हैं, अगर वो हो किसी भी स्तर पे, जिला स्तर से, उपायुक्त महोदय के स्तर पे, मंत्री स्तर पे, मुख्यमंत्री के स्तर पर, किसी भी स्तर पर जहां उस व्यक्ति की सुनवाई ना हो रही हो, तो वो क्या ऐसा तरीका है, किस प्रकार से वो माननीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बीजेपी तेजेंद्र ढुल जी के पास पहुंचे कि उसका जायज़ होने वाला काम है, उसको न्याय मिल पाए, जो लगातार 2.5 वर्षों से न्याय के लिए दौड़ रहा है, उसका परिवार उससे उस न्याय की आस में प्रताड़ित हो रहा है, जिसके घर में खाने के लिए आटा भी नहीं है, सिर्फ ईमानदारी की वजह से, जो पार्टी के लिए, संगठन के लिए और सरकार के दिए हुए निमित्त काम की वजह से उस व्यक्ति को जब उसने भ्रष्टाचार उजागर किया, उसका खामियाजा उसको इस प्रकार की प्रताड़ना से झेलना पड़ रहा है। तो क्या उम्मीद करे वो आस देखने वाला व्यक्ति जो इस इंटरव्यू को देखेगा, क्या उसको भी उम्मीद लगेगी उसको वो जो 2.5 वर्ष की प्रताड़ना है उसका परिणाम, कुछ उसको सुखद परिणाम उसको और उसके परिवार को मिलने जा रहा है? देखिए, पदभार के समय भी मैंने हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक चर्चा की थी और मैंने एक बात रखी थी। देखिए, हमें बनिया बनना पड़ेगा जी। बनिए का मतलब मैं किसी जाति से यहाँ नहीं ले रहा हूँ, एक ग्रुप ऑफ पीपल से ले रहा हूँ। बनिए का मतलब है जो बना ले अपना काम जी।
हमारे कार्यकर्ताओं को अपना काम बनाना सीखना पड़ेगा। क्या बात है। देखिए, अब अध्यक्ष होने के नाते मैं भी फ़ोन करूंगा, बड़े लोग भी फ़ोन करेंगे, हम लोग तो 24 घंटे चले रहेंगे। लेकिन एक कार्यकर्ता जब किसी अधिकारी के पास जाता है, ये कैलिबर हमारे कार्यकर्ता को भी डेवलप करना पड़ेगा कि उस फ़ोन का पॉजिटिव फ़ायदा जो है वो अपने आप कैसे उठाए। वो अब कार्यकर्ता हमारा ऐसा है, कुछ कार्यकर्ता हमारे ऐसे हैं कि अधिकारी के साथ बात नहीं कर पाते हैं, उसमें फ़ोन भी काम नहीं करता है, क्योंकि आप जब फ़ोन चाहता है पॉजिटिव बात के लिए, हम तो देशभक्त लोग हैं, समाज की सेवा में रहने वाले लोग हैं, सच्चाई के लिए फ़ोन करते हैं, समाज के लिए फ़ोन करते हैं। जब हम सारी पॉजिटिव बातों के लिए फ़ोन करते हैं तो हमारे कार्यकर्ता को चाहिए कि वो जाके अपनी पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन वहाँ दे, ताकि अधिकारी को भी लगे कि भाई मुझे इसका काम करना है। तो इसीलिए अब कुछ जगह ये समस्याएं आने लग रही हैं कि हम जो है अपने कार्यकर्ताओं को भी इस तरीके का थोड़ा सा संकेत देने लग रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा अपना काम बनाना सीखिए। ये काम बनेगा कैसे, इसका कोई ना कोई तरीका निकालिए। मेरा फ़ोन जाता है, मैं अच्छे काम के लिए फ़ोन करूँगा, स्वाभाविक रूप से बात है, तो उसका उस जो कॉल है उसका बेनिफिट उठाइए कि आपको अपने उस अच्छे काम को कैसे परिवर्तित करना है। तो मेरे कार्यकर्ताओं से और समाज के सभी साथियों से आग्रह भी है, हम आपके लिए सभी यहाँ खड़े हैं, फ़ोन भी करेंगे, जाके भी काम कराएंगे और समाज सेवा और धर्म के काम कराएंगे। लेकिन कार्यकर्ता को बढ़िया बनना पड़ेगा, अपना काम कैसे बनवाना है अधिकारी से ये सीखना पड़ेगा। जी, मैं क्योंकि बार बार मैं ये शब्द कह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, आपका व्यस्त समय है, लोगों की इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी हो रही हैं आपसे मिलने वालों की। जैसे कोई व्यक्ति घुड़सवार होता है और जो घोड़ा होता है, वो घोड़ा जब घुड़सवार उस घोड़े पर बैठता है वो तुरंत वो पहचान लेता है कि ये अच्छा घुड़सवार है या अधपका घुड़सवार है। तो क्या बीजेपी अच्छा घुड़सवार बन पाएगी? अभी तक तो कुछ कमियां रही हैं, शासन प्रशासन पर सही से नकेल नहीं कस पाए, क्योंकि मैं निश्चित तौर पर, ये आपके भी शब्द हैं और निश्चित तौर पर जनता के भी शब्द हैं कि किसी भी सरकार को सत्ता में बैठाने और सत्ता से बाहर निकालने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो किस प्रकार से सामंजस्य बैठाते हुए हर व्यक्ति अधिकारी कर्मचारी के हितों की रक्षा करते हुए, लेकिन प्रदेश हित में, जनता के हित में, किसी भी काम में, जो रूटीन में होने वाला काम, किसी भी काम में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, सरलता से अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय की जो बात करते हैं वास्तव में वो जमीनी स्तर पर लागू हो पाए। किस प्रकार से एक जो निपुण घुड़सवार होता है, क्या हम मान के चले तीसरी बार बीजेपी सरकार एक निपुण घुड़सवार के रूप में हरियाणा प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने जा रही है? देखिए, अब की बार कार्यकर्ता सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ना, इतना उत्साह का कार्यकर्ता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मेरा तो जितने अधिकारी हैं उन सभी से नम्र निवेदन भी है। क्या बात? देखिए, प्रदेश हित के लिए, देश हित के लिए और समाज के लिए आप पॉजिटिव काम हमेशा करें। अगर हम भी कोई गलत काम आपको बोलते हैं तो वो बेसंग ना करें, लेकिन आपको इन तीनों चीज़ों के लिए, जो सच्चाई के साथ खड़ा है, धर्म के साथ खड़ा है, जो अच्छाई का काम करता है, समाज का काम करता है, देश का काम करता है, उन लोगों के आपको काम करने चाहिए। और दूसरा, किसी के भी शासन में अगर कोई अधिकारी लगा है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फलाना शासन में था या इस शासन में था। अधिकारी का काम है कि वो ये देखे कि जनता को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि उसको राजकोष से पैसा मिलता है और उसी पैसे से उसका काम चलता है। जब राजकोष से पैसा मिलता है और उससे काम चलता है तो उसे ये ज़रूरी है कि जनता के कामों को ना अटकाया जाए और हर पॉजिटिव काम को आगे बढ़ के अधिकारी को करना चाहिए। जी, तेजेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार और आपको ढेरों अग्रिम शुभकामनाएं आपके इस भविष्य के लक्ष्य के लिए। मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। निश्चित तौर पर माननीय अध्यक्ष जी से हमने खुलकर ऐसी चर्चाएं की, पार्टी संगठन से जुड़ी हुई बातें की, सत्ता से जुड़ी हुई बातें की, कर्मचारियों के हितों की बातें की, आम जनता से जुड़े हुए हितों की बातें की। निश्चित तौर बड़ी बेबाकी से और बड़े विजन के साथ माननीय जिला अध्यक्ष बीजेपी
तेजेंद्र ढुल जी ने अपने वक्तव्य को रखा। निश्चित तौर पर जब किसी पार्टी के संगठन में इस प्रकार के युवा ऊर्जावान और उत्साह से भरे हुए इस प्रकार के अध्यक्ष होते हैं, निश्चित तौर पर परमपिता परमात्मा और प्रभु भी उस किए हुए कार्य का फल अपने पास नहीं रखता। निश्चित तौर पर जिसका जो फल है, उसके कर्म है, उसका फल वो उनको देता है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।